तो देखते हैं हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक देखने से पहले उसमें छूट गया था कि सेकेंड क्लास ब्रिक का जो है यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज करते हैं हिडन वर्क या रिइंफोर्स ब्रिक। हिडन का मतलब होता है छिपाना। तो ऐसे कार्य में सेकेंड क्लास ब्रिक का जो है यूज करेंगे जो दिखे ना, जो छुपा रहे। ठीक है, जैसे कि सीढ़ी हो गया नीचे, घर की जो बाहरी दीवार हो गई, उसके बाद में जो दीवारें हैं अंदर की तरफ पीछे की तरफ, तो वहां पे जो है सेकेंड क्लास जो है ब्रिक का यूज करेंगे। अब देखते हैं थर्ड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक तो इसकी जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 3.5 मेगा पास्कल होता है। तो थर्ड क्लास जो ब्रिक होती है उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या 3.5 मेगा पास्कल होती है। ठीक है ना। इसकी जल अवशोषण क्षमता 25% से अधिक होती है, मतलब कि ये अपने वेट के 25% से ज्यादा जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सोख सकता है। इसकी कलर जो है येलोइश होती है, मतलब देखेंगे आप जब वो थर्ड क्लास ब्रिक देखेंगे तो वो जो है पीला पीला नजर आएगी। ठीक है ना, पीलापन होगा उसमें। तो इसका कलर जो है येलोइश होता है। नाखून से खुरचने पे जो है इस पे निशान पड़ जाते हैं। अगर हम फर्स्ट क्लास की ब्रिक को जो है नाखून से खुरचेंगे तो उसमें निशान नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर वही थर्ड क्लास की ब्रिक है और उसको हम नाखून से खुरचेंगे तो उस पे क्या है कि निशान पड़ जाएगा। ठीक है ना। ईंट को आपस में टकराने पे जो है डल साउंड उत्पन्न होता है। वहां पे जो है धात्विक साउंड उत्पन्न हो रही थी पूरा मेटालिक जैसे, यहाँ पे जो है वैसे नहीं निकलेगा। ठीक है ना, डल निकलेगा, थोड़ा सा धीमा या धुंधला ऐसे कुछ। अब इसका यूज जो है कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे नॉन लोड बियरिंग वाल या पार्टीशन वाल या बाउंड्री वाल में करेंगे। तो थर्ड क्लास ब्रिक है, इसकी स्ट्रेंथ देखें तो यहाँ पे 35 केजी ही है केवल, तो कम स्ट्रेंथ है। तो इसका जो है यूज हम करेंगे नॉन लोड बियरिंग वाल, मतलब ऐसे दीवार में बनाने में करेंगे जहां पे उस पे जो है लोड ना आ रहा हो, उस पे लोड ना आ रहा हो। ठीक है। पार्टीशन वाल, तो पार्टीशन वाल क्या होता है, अगर कोई भी कमरा है या कुछ भी है तो दो भागों को बांटना है, जैसे कि ये कोई बाउंड्री हो गई। ठीक है ना, तो बाउंड्री के बाहर बनाने के लिए बाउंड्री वाल कर दिए। ठीक है। और कोई एरिया है उसको बांटना है, मान लीजिए कि इसको दो भागों में बांटना है तो यहाँ पे इसको यूज कर देंगे पार्टीशन वाल में। ठीक है। तो थर्ड क्लास जो ब्रिक होती है उसका यूज हम ऐसे जगहों पे करते हैं। अब हम आते हैं फोर्थ क्लास ब्रिक के ऊपर। ठीक है, अभी तक तो हमने जो है डिप्लोमा में थर्ड क्लास ब्रिक का ही देखा था, अब इसमें जो है फोर्थ क्लास ब्रिक है। ठीक है। तो फोर्थ क्लास ब्रिक क्या होती है, देखिए फोर्थ क्लास जो ब्रिक होती है वो क्या होती है, वो ओवरबर्न या झामा ब्रिक जो होती है, जो ईंटें ज्यादा पक जाती हैं या जल जाती हैं, जिनको हम झामा के नाम से जानते हैं, तो उनको जो है फोर्थ क्लास की जो है श्रेणी में रखा गया है। ठीक है ना। इसकी मिनिमम देखिए, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 300 से 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है, 300 से 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको न्यूटन में चेंज करेंगे, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 से 35 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यानी कि 30 से 35 न्यूटन एमएम स्क्वायर इसका जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा, या मेगा पास्कल में कहें तो मेगा पास्कल में। ठीक है ना। इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 10% से कम होती है। तो देखिए फर्स्ट क्लास जो ब्रिक थी उसकी जल अवशोषण क्षमता जो है 15% थी। ठीक है। तो ये क्या है कि ये फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है उससे भी ज्यादा पक गई है। ठीक है ना। तो ज्यादा पकने की वजह से इसकी जो जल अवशोषण क्षमता है वो 10% से कम होती है। ठीक है। और ज्यादा पक गई है, इस वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 300 से 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अब हम इसको यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये विकृत हो जाती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, इसके कोने साफ नहीं रह जाते। या देखिए जब हम घर की चिनाई करते हैं, यानी कि दीवार बनाते हैं या कुछ भी जोड़ते हैं ईंटों से, तो ईंट का
जो मसाला है उसके साथ बॉन्डिंग होना इसके जो है पकने पे निर्भर करता है कि ये कितना पकी हुई है। ठीक है। गांव में क्या होता है कि कई लोग जो है ज्यादा पकी हुई ईंट खोजते हैं, मतलब जो चेरी रेड है वो स्टैंडर्ड मानक है, अगर वो रहेगा तो उस कलर की ईंट रहेगी फर्स्ट क्लास की, तो उसमें क्या होगा कि जो है बॉन्डिंग मसाले के साथ जो है बॉन्डिंग जो है उसकी अच्छी होगी। लेकिन गांव में जो है आदमी जो है पके हुए ज्यादा पके हुए ईंट खोजते हैं। ठीक है। तो जो थोड़ी थोड़ी मतलब पूरा चेरी रेड नहीं होता, थोड़ा काला काला सा दिखता है। ठीक है। आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। पूरा एक चेरी रेड होता है, एक और जो है डार्क कलर का होता है। तो वैसी ईंटें जो गांव में लाते हैं कि ये ज्यादा पकी हुई है इसको लाए, तो वो ला तो रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा है। ठीक है। लेकिन क्या है कि जब हम उसको दीवार में जब बनाएंगे तो उसको उसकी जो है मसाले के साथ जो बॉन्डिंग है, मसाले के साथ पकड़ है, वो इस फर्स्ट क्लास जो ब्रिक है चेरी रेड कलर की, इसकी तुलना में कम होती है। ठीक है ना, आप समझ पा रहे हैं। वो पकी तो ज्यादा है। एक सिंगल ब्रिक की अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे, एक सिंगल ब्रिक की स्ट्रेंथ अगर हम देखेंगे तो इसकी स्ट्रेंथ तो ज्यादा है, लेकिन जब मसाले के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो फिर हम उसका करेंगे क्या। हमको तो जो है दीवार में चिनाई करना है या और भी बनाना है ईंटों से, तो चेरी रेड कलर जो है अच्छा होता है। तो फोर्थ क्लास ब्रिक में जो ईंट होती है वो ओवर बर्न होती है। ठीक है ना, ज्यादा जो है पक गई होती है या जल गई होती है। ठीक है। तो इसलिए इसकी स्ट्रेंथ जो है 300 से 350 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अच्छा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्यों यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम दीवार में चिनाई करेंगे ईंटों को तो क्या आता है वहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही तो आता है। जैसे कि यहाँ पे ये दीवार बन गई, ठीक है ना, ये दीवार बन गई यहाँ पे, तो इस पे जो लोड आएगा, इस पे जो एक तो ऊपर जो है हम इस पे क्या बना देंगे, मान लीजिए कि छत बना दिए, तो छत का लोड इस पे आना है। ठीक है। और एक खुद के जो ईंटों का लोड है, मान लीजिए कि इनका लोड इस पे आ रहा है और इन सब का लोड इस वाले पे, इन सब का लोड जो है इस वाले पे, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो है कंप्रेशन में ये ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी सारे थे वहां पे उन सब की जो है क्या थी, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ थी। ठीक है। तो इसलिए हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को गणना करते हैं। अच्छा, अब आप देखते हैं कि इसका जो यूज क्या होता है। जो इसका यूज जो है ब्लास्ट, देखिए गिट्टी जो होता है ना, गिट्टी को इंग्लिश में जो है बैलेस्ट बोलते हैं, BALLAST, इसको ध्यान रखें। गिट्टी को क्या करते हैं, बैलेस्ट के रूप में करते हैं। और इसका यूज बैलेस्ट के रूप में फाउंडेशन में और रोड मेटल के रूप में करते हैं। देखिए गिट्टी के रूप में देखिए क्या होता है, जैसे कि हम जब घर बनाते हैं तो वहां पे जब नींव की खुदाई होती है तो मिस्त्री क्या बोलता है कि जितने भी सारे पुराने हमारी ईंटें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई घर तोड़ के बनाया जा रहा है, तो वहां पे जो जितने सारे खराब ईंटें निकलेंगी, टूट गई होंगे, उनको जो है फाउंडेशन में कहेगा कि यहाँ पे फेंक दो और उसको फिर दुरमुट से कूट देता है। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो अगर वहां पे जो है वो खराब ईंटें नहीं है, अगर झामा ब्रिक है आपके पास, ठीक है, तो वो जो है वहां पे आप डाल करके कुटाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो बेकार है, उसका जो है कहीं यूज होना नहीं है, उसका यूज केवल एक ही जगह नीचे जो है हम कर सकते हैं बेस बनाने के लिए। ठीक है। और रोड मेटल के रूप में कहाँ होता है, जब आप देखेंगे कि जब एक नई रोड बनेगी, जब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या MDR मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जब बनेगी, तो वहां पे या गांव की सड़कों में तो अक्सर नहीं होता, अब तो गिट्टी फेंका जाता है। अगर जो सबसे जो पहले अगर रोड बन रही है तो वहां पे क्या होगा कि जो है जितनी भी सारी एरिया के जो झामा ब्रिकें होती हैं वो ला करके और रोड के नीचे सबसे पहले बेस के रूप में जो है उसको बिछा दिया जाता है, फोड़ करके। ठीक है ना, फोड़ करके उसको जो है सबसे पहले नीचे डाला जाता है। तो वहां पे जो है इसका यूज होता है, क्योंकि देखिए हमारे गांव पे जो नेशनल हाईवे जाती है तो वहां पे जो है जब हम लोग छोटे थे तो जो रोड बनी थी तो उस टाइम जो है झामा ब्रिगेड जो है पूरे एकदम रोड पे जो है ला करके और उसको जो है फोड़ फोड़ करके पूरे रोड पे जो है बिछाई गई थी। तो इससे क्या होता है कि एक नीचे बेस बन जाता है, उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है बढ़ जाती है थोड़ी सी। तो इसका यूज जो है वहां रोड मेटल के रूप में हम कर सकते हैं। अब देखते हैं
इसका जो सरफेस होता है, इसका सरफेस ग्लास की तरह चिकना होने के कारण मोटार के साथ जो है बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती। जो फोर्थ क्लास की ब्रिक होती है उसका सरफेस जो है ग्लास की तरह चिकना हो जाता है। तो हमने जब देखा था कि बर्निंग ऑफ ब्रिक, तो उसमें क्या था, उसमें विट्रिफिकेशन जोन था, ठीक है, मेल्टिंग जोन। तो वहां पे क्या था कि जो सिलिका के कण थे विट्रिफिकेशन जोन में आते आते क्या थे, वो पिघलने लगते हैं। और फिर से इसके बाद से विट्रिफिकेशन जोन में भी हमने 2-3 जोन पढ़े थे, तो वो पिघल करके आपस में चिपकने लगते हैं। तो अगर ये ओवर बर्न्ड है, ठीक है ना, ज्यादा पक गई है, तो क्या है कि सिलिका के जो कण थे एकदम जो है पिघल गए हैं, ठीक है। तो जो सिलिका के कण सरफेस पे होंगे तो वो क्या ग्लास की तरह जो है चिकना हो जाएगा। हमने वहां पढ़ा था कि ये ग्लास की तरह चमक उत्पन्न करते हैं सिलिका के कण पिघल करके। तो ईंट बनाने में हम सिलिका का यूज किए ही हैं। तो ये क्या होगा कि जो है ग्लास की तरह चिकना हो जाएगा। अब कोई भी चीज चिकना है तो उसके साथ जो है बॉन्डिंग किसी भी चीज की अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। तो हम लोग जो ईंट यूज करेंगे तो वो जो है खुरदरा होना चाहिए। और हम जो ऊपर एक दिल्हा बनाते हैं ना, तो दिल्हा भी इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो बॉन्डिंग हो वो अच्छी हो। तो अब ये फोर्थ क्लास की ब्रिक है, ज्यादा पक गई है, तो क्या इसका जो सरफेस ग्लास की तरह चिकना है तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। तो इसको जो है हम संरचना बनाने में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। मसाले के साथ जो है इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी। अब क्या है, शेप अनियमित हो जाता है, ज्यादा पक जाती है, सिलिका के कण ज्यादा पिघल जाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाती है। जो ऐसा इसका रेगुलर शेप होता है वैसे नहीं हो जाती, ये टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो शेप जो है अनियमित होने के कारण मसाले की खपत बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, शेप अनियमित हो जाएगा तो मसाले की खपत बढ़ जाएगी। हमको तो जो जोड़ेंगे, दीवार में चिनाई करेंगे, तो हमको तो समतल सरफेस चाहिए ना, तो वहां पे जो है मसाले की खपत बढ़ जाएगी। इसलिए इसका उपयोग हम मैसनरी में नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया, हमने जो है फील्ड प्रैक्टिस के आधार पे ईंटों का क्लासिफिकेशन देख लिया। अब जो है दूसरा वाला है ऑन द बेसिस ऑफ बर्निंग, यानी कि पकाने के आधार पे, कि ईंटों को जब हमने पकाया है तो उसको जो है भट्ठे में कहाँ पे जो है रख के पकाया है। तो पहला है पल्ले ब्रिक, ठीक है, PALE। आप जो उच्चारण करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, पले ब्रिक। तो इसको बोलते हैं अंडर बर्न्ट ब्रिक। इसको क्या बोलते हैं, अंडर बर्न्ट ब्रिक, यानी कि ये जो है प्रॉपर तरीके से जो पकना है वो पकी नहीं ही, कम पकी हुई है, ठीक है ना। और ये कहाँ होती है, आउटर पोर्शन ऑफ किल, जो भट्ठा होता है उसके बाहरी पोर्शन में जो ईंटें होती हैं वो अंडर ब्रिक रह जाती है, पूरी तरह से प्रॉपर जो है पक नहीं पाती, ठीक है। और इसके बाद से दूसरा है बॉडी ब्रिक। इसको परफेक्ट ब्रिक कहेंगे क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से पकी होती है और ये जो भट्ठा होता है उसके सेंट्रल पोर्शन में होती है, ठीक है ना, बीच में। और ये क्या है, आर्क ब्रिक। तो आर्क ब्रिक इसलिए क्योंकि ये क्या है कि ज्यादा पकने की वजह से डिफॉर्म हो गई है, ठीक है ना, इसमें विकृति हो गई है, ठीक है, ये मुड़ गई है, इसलिए इसको हम आर्क ब्रिक बोलेंगे, ओवर बर्न ब्रिक, ठीक है ना, ओवर बर्न ब्रिक, क्योंकि ये क्या है कि डिफॉर्म हो गई है, मुड़ गई है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्क ब्रिक। अब ये कहाँ होती है, ये इंटरनल पोर्शन ऑफ किल, भट्ठे के जो है इंटरनल पोर्शन में होती है। देखिए यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन और यहाँ पे इंटरनल पोर्शन, तो आप इन दोनों को जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और आउटर पोर्शन तो जान ही रहे हैं, बाहर बाहर। सेंट्रल पोर्शन मतलब कि सेंटर में, बीच में, चारों ओर से सेंटर में। इंटरनल पोर्शन मतलब कि अंदर, ठीक है ना। तो हो सकता है ये कहाँ हो, बेस में हो, जो भट्ठा होता है उसके नीचे ऐसे सेक्शन बने होते हैं। तो आउटर पोर्शन मतलब कि बाहर की तरफ जो ईंटें हैं वो पले ब्रिक हो जाती है, अंडर बर्न्ट रह जाती है, पूरा नहीं पकती। और सेंट्रल मतलब कि अगर मैं इसका यहाँ पे सेक्शन बनाऊं तो सेंट्रल मतलब कि ये सेंट्रल पोर्शन हो गया, ठीक है, चारों तरफ से सेंटर में, ठीक है। और इंटरनल पोर्शन मतलब कि ये हो गया आंतरिक पोर्शन, तो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया। तो हमने जो है 2 क्लासिफिकेशन पढ़ लिए हैं, ठीक है।